दो काली तीन गोरी बहू को मिला नेग। अमरावती के 5 बेटे थे, निखिल, हर्ष, अर्पित, मोहन, आलेख, जिनकी शादी राधा की 5 बेटियों तारा, प्रेमा, पाखी, किंजल और माही से धूमधाम से हो जाती है। पर अमरावती का राधा की 2 बड़ी बेटियों से मुंह फूला था, जो कि तारा और प्रेमा थी, क्योंकि वो काली थी। वहीं उनकी तीनों छोटी बहन चंट, चालाक और गोरी थी। गृह प्रवेश करते ही सास कहती है, आओ तुम दोनों काली बहनें भी जरा अपने पाँव के छाप छोड़ो इस आलते की थाली से पैर निकाल कर। फिर तुम्हारी तीनों गोरी बहन से भी ये रस्म करवानी है। रस्म है इसलिए कर रही हूँ, वरना तुम्हारी माँ ने तो तुम दोनों के लिए जो शर्त रखी है ना, मुझसे कभी इस घर में दिखाई नहीं देती तुम दोनों कलूटी। माँ आप क्या बोल रही हो? क्या इस शादी के पीछे कोई शर्त है जो मैं नहीं जानती? हाँ चंचल बेटी, यही की शर्त मुझे अपने तीनों छोटे बेटों के लिए इनकी माँ की 3 छोटी गोरी बेटियां पसंद आई थी। पर उन्होंने कहा कि हम अपनी 5 बेटियों की शादी एक बार में ही मेरे 5 बेटों से करना चाहती हैं। करना है तो कीजिए, वरना हम एक भी नहीं करेंगे। बस 3 बहुओं के कारण मुझे इन दोनों काली को भी घर उठाकर लाना पड़ा। ओहो, अब समझी। पहली बार देख रही हूँ कि 5 बहनें एक माँ की ही बेटी हैं, 2 काली 3 गोरी। हाँ दीदी, पर जरूरी नहीं कि सबका रंग एक समान हो। हम दोनों पिताजी पर गई हैं, ये तीनों माँ पर गई हैं। पर आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए, हमें सारा काम अच्छे से करना आता है। वो तो पता ही चल जाएगा। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है प्रेमा दीदी, कि हम तीनों को काम करना नहीं आता? माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। लगता है माँ 5 बहनों की आपस में बनती नहीं है। 2 शरीफ हैं तो 3 चंट चालाक है, अलग टीम में। हाँ ये तो है। चलो तुम दोनों पहले इस रस्म को करो, फिर तीनों गोरी बहुएं भी उनको भी करना है। इसके बाद 5 बहू आलते की थाली में पैर भिगोकर अपने घर में छाप छोड़ देती हैं। फिर 5 बहू बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों काली बहू जल्दी उठकर घर की सारी साफ सफाई कर लेती हैं और पूजा करती हैं, जबकि तीनों गोरी बहू अभी भी देर तक सो रही थी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं कि कृष्ण खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अरे वाह, इतनी मधुर आवाज तो बड़े दिनों बाद सुनी है इस घर में। जरूर गोरी गोरी तीनों भाभी गा रही होंगी। आपको आवाज आ रही है? चलो चलते हैं नीचे। हाँ चल। वहीं तीनों बहू अपने अपने कमरे में उसकी आरती की आवाज सुनकर अपने कानों पर तकिया लगा रही थी। फिर सास नंद दोनों अपनी काली बहू को देखकर मुंह सड़ा लेती हैं। ओहो, ये तो काली कोयली निकली, मधुर आवाज वाली। मुझे लगा वो दोनों गोरी बहुएं होंगी। हाँ माँ, कलूटी कलूटी भाभी इतनी मधुर आरती गा रही हैं, जिससे कानों को अच्छा लगा और हम दोनों यहाँ आ गए। पर इनकी काली शक्ल देखकर आंखों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब मन कर रहा है वापस चले जाएं। अरे माँ जी, नंद जी आप ये लीजिए बाल गोपाल का प्रसाद। माँ जी सोच रही थी हम दोनों पहली रसोई में खीर, पूड़ी, कचौड़ी और मीठे में मालपुए बना लेते हैं। आप जो चाहती हैं वो भी बता दीजिए। मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं खाना है, अपनी गोरी गोरी भाभी के हाथ का खाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, जो तुमने बोला वो बना देना। मूंग दाल का हलवा बना सकती हो 1 घंटे में। अगर अच्छा नहीं बना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसको बनाने में तो कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं, इतनी जल्दी कैसे बनाएंगे? मुझे पता है तेरे बस की कुछ नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, हम बना लेंगे। ठीक है। अरे ओ पाखी, किंजल, माही बहू, तुम तीनों किधर रह गई? अमरावती की आवाज सुन तीनों बहू सोते हुए अपने बिस्तर से गिर पड़ती हैं। फिर जल्दी नहा धोकर मेकअप करके पूरे 1 घंटे बाद अपनी सास के पास आती। इतने में प्रेमा और तारा बहू खाना तैयार कर रही थी। जी माँ जी, हम तीनों आ गए। बड़ी देर करती। अब ऐसे तो मैं तुम तीनों से काम करवाने वाली नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी गोरी गोरी बहुओं की हाथ की कलाइयाँ दर्द करें, इसलिए जाकर आराम से जो करना है वो करो। घर का सारा काम तुम्हारी दोनों बड़ी बहन कर लेंगी। सच्ची माँ जी,
ये तो अच्छा है। वैसे माँ जी, हमारा ससुराल बहुत अमीर खानदान से बिलोंग करता है। क्या मतलब इतने बड़े बड़े झूमर, इतने सारे एसी, ये सारा आपके नाम पर है या आपके पांचों बेटों के? अभी तो मेरे पांचों बेटों की शादी हुई है, तो उनके नाम मैंने किया नहीं है, इसलिए मेरे नाम पर ही है। उसके बाद सब उनका हो जाएगा। ओह, मतलब बुढ़िया के बाद सब हमारा। क्या हुआ भाभी, आपकी सोच में पड़ गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप तीनों भाभी मुझे अपने हाथ का कुछ अच्छा सा खाना बनाकर खिला दीजिए। उन दोनों काली भाभी के हाथ का ऑयली खाना नहीं खाना है। जरूर जरूर, पास्ता, कस्टर्ड और फ्रेंच फ्राइज बना दे। हमको वैसे भी यही आता है। हाँ भाभी, बना दीजिए। तीनों गोरी भाभी का मुंह बन जाता है, फिर वो रसोई में कुछ बनाने चली जाती हैं। अरे, तुम तीनों इतनी देर बाद आ रही हो, वैसे क्या बनाओगी? सारा खाना हम दोनों ने मिलकर तैयार कर लिया है। अच्छी बात है, बना लो, पर हम तीनों नंद के लिए कुछ डिफरेंट बनाने आए हैं, तो तुम दोनों अपना काम करो, हम तीनों को अपना करने दो। हम दोनों तुम्हारी बड़ी बहन हैं, कब तक तुम हमारे कालेपन की वजह से हमसे चिढ़कर बात करोगी, किंजल, पाखी और माही? जिंदगी भर। और कुछ पूछना है? अब हम काम कर ले अपना। दोनों काली बहनों का दिल तो बहुत दुखता है, पर कुछ कहती नहीं है। फिर पांचों बहू अपना अपना खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं, जिसे खाकर सास को काली बहू का खाना पसंद आता है, पर उनकी तारीफ नहीं करती है। दूसरी ओर चंचल को तीनों गोरी बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं आता और वो मुंह पर सुना देती है, जिससे तीनों बहुएं चिढ़ जाती हैं। अरे, मेरी गोरी गोरी बहुओं का मुंह क्यों फूला है? अपनी नंद की बात का बुरा मत मानो, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। ये लो तुम्हारा नेक, तीनों को सोने के सेट दे रही हूँ। इन दोनों कलूटी ने अपनी शक्ल जैसा खाना बनाया है, बकवास। तुम्हें नेक देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लो 101 रुपए। थैंक यू माँ जी। कुछ देर बाद तीनों गोरी बहू कमरे में नंद की चुगली करती है। ये चंचल अपने आप को बनती कितना है? कैसे ऑर्डर कर रही थी सुबह, जबकि माँ जी ने मना किया है हमें खाना बनाने के लिए, फिर भी बनवा ही लिया उसने। उड़ने दो उसे, जितना उड़ रही है। माँ जी के बाद ये सारी प्रॉपर्टी उनके 5 बेटों की है ना, कि इस उड़ने वाली परी की। मैं तो कह रही हूँ हम तीनों अकेले मिलकर इस घर की प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। वैसे भी हमारी दोनों काली बहन बेवकूफ हैं। हाँ, ये तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। मौका पाते ही हम प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे। ये क्या, ये तीनों ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अरे तारा, जरा रसोई में आना, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। प्रेमा की सुन तारा उसके पास चली जाती है और अपनी तीनों गोरी बहन की बात को भूल जाती है। दिन गुजरते हैं। सास, नंद और तीनों गोरी बहुएं दोनों काली बहुओं को घर के काम ढेर सारे दे देती हैं, उन्हें परेशान करती हैं। फिर अमरावती शाम को कहती है, सुनो, कल तुम पांचों की मुंह दिखाई की रस्म है, तो अच्छे से तैयार होना, सारे लोग तुम्हें नेक शगुन देंगे। जी माँ जी। अगले दिन खूब सजावट तैयारी के साथ मेहमान तीनों गोरी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद और शगुन दे रहे थे, पर जैसे ही वो दोनों काली बहू का घूंघट ऊपर करके मुंह देखते हैं तो उन्हें कम शगुन देते हैं। ओहो अमरावती, जब तू 3 गोरी बहू लाई थी तो 2 और गोरी ले ही आती। ये काले गोरे की टीम बना रखी है तूने। अरे अब क्या बताऊं तुम्हें, शर्तों पर 3 बहू के साथ 2 काली बहू फ्री लाई हूँ। जा तू भी अपनी बहू को शगुन दे दे। फिर अपनी दोनों काली और गोरी बहू में भेदभाव करके वो कम ज्यादा नेक दे देती है। इतने में अमरावती के सर पर एक झूमर गिरने वाला था, जो कि तीनों गोरी बहू इस बात से वाकिफ थीं। पर ऐन मौके पर दोनों काली बहू अमरावती को बचा लेती हैं। माँ जी आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना क्या होता। तीनों माँ जी के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकती हो? तुमने माँ जी को मारना चाहा, जबकि माँ जी तुम तीनों की इतनी केयर करती हैं। क्या ये इन सब तीनों ने किया है? विश्वास नहीं होता, जिन बहू को मैंने सर पर बिठाया वही मुझे मारना चाहती थी। प्रेमा, तारा बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम तीनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाओ और ये नेक मेरी काली बहू को ही दे दो। माफ कर दीजिए माँ जी हमें। फिर अमरावती अपनी
गोरी बहू से सारा नेक लेकर दोनों काली बहू को दे देती है। फिर तीनों बहू अमरावती से माफी मांग लेती हैं, जिसके बाद अमरावती उन्हें माफ करती है। फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। माया बहुत गरीब थी। वो अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश उसका पति भगवान को प्यारा हो गया था, जिसके चलते बेचारी माया को अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए एक अमीर घराने में काम करना पड़ा था। कभी कभी माया अपनी बेटी कीर्ति को अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। बेटी तुम यहीं पर बैठी रहना, मैं तब तक काम कर लेती हूँ। माया घर के काम करने लगती है। कीर्ति को लग्जरी लाइफ बहुत पसंद थी, जिसके चलते वो घर में यहाँ वहाँ घूमने लगती है और घूमते घूमते वो वैशाली के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसे शीशे के आगे कई सारी लिपस्टिक और परफ्यूम्स रखे दिखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारे हैं और कलर्स भी कितने प्यारे हैं इसमें, इन्हें इस्तेमाल करती हूँ। कीर्ति अभी 10 साल की थी। उसे जरा भी समझ नहीं थी। वह वैशाली की महंगी लिपस्टिक खराब कर देती है। तभी वहां पर वैशाली आ जाती है और ये सब देख लेती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे कमरे में? कहाँ है तेरी माँ? रुक, अभी बताती हूँ तुझे मैं। वैशाली बेचारी कीर्ति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसके चलते कीर्ति रोने लगती है। तभी अपनी बेटी के रोने की आवाज से माया फौरन उसके पास आती है। क्या हुआ मालकिन, मेरी बेटी रो क्यों रही है? माँ, इन्होंने मुझे मेरे गाल पर बहुत जोर से चाटा मारा। तेरी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे मेकअप को हाथ लगाने की? इसको तो मैं अभी बताती हूँ, अभी तो और मारूंगी। नहीं मालकिन जी, आप मेरी बेटी के हाथ भी नहीं लगाओगी। ये नौकरी मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। अब से मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करूंगी। जितना नुकसान हुआ है वो आप मेरी दिहाड़ी से काट लेना। ऐसा कहने के बाद माया अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वहां से ले जाती है। ये गरीबी के दिन कीर्ति से जरा भी बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस वजह से माया को कहीं और काम ढूंढना पड़ता है और काम मिलते ही वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल में दाखिला दिला देती है। अपनी बेटी के पहले दिन पर माया उससे कहती है, बेटी, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाओ, ताकि पढ़ाई लिखाई करके जब तुम SDM बनोगी तो हमारे दिन सुधर जाएं और हमें ये गरीबी दोबारा ना झेलनी पड़े। माँ, आप चिंता मत करो, मैं जरूर पढ़ूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। इस प्रकार कीर्ति स्कूल जाके अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाती है। उसने पढ़ाई को एक मकसद बना लिया था। हर बार वो अपनी क्लास में अव्वल आती। इससे माया को बहुत खुशी मिलती। लेकिन जैसे जैसे कीर्ति बड़ी होती जाती है, माया की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। अब कीर्ति की उम्र 21 वर्ष हो जाती है और उसकी माँ अपने आखिरी दिन गिन रही होती है। बेटी, मेरी तबीयत खराब रहती है। ये देख, आज पूरा 1 महीना हो गया है, मैं बिस्तर से हिली भी नहीं हूँ। अब मैं और तुझे पढ़ा भी नहीं सकती। बेटी, मेरी बात मान, अब तो शादी कर ले। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे आपके लिए SDM बनना है और आप शादी करने की बात कर रही हो। क्या आप मुझे SDM बनते हुए नहीं देखना चाहती? बेटी, मैं इस लायक नहीं बच पाऊंगी, इसलिए जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करती जा। अभी पंडित कुछ लड़कों की फोटोज लेकर आते होंगे, उनमें से कोई लड़का पसंद करके रिश्ते के लिए हाँ कर देना। कीर्ति को कुछ समझ नहीं आता। अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। जैसे ही पंडित जी घर पर आते हैं, वो कीर्ति को कुछ फोटोज दे देते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो उसमें से अपनी उम्र से बड़े लड़के की फोटो निकालकर पंडित जी को देते हुए उनसे कहती है, पंडित जी, मैं इस लड़के से शादी कर लूंगी, मेरी तरफ से हाँ है। लड़का बड़ा जरूर है, लेकिन घर बार अच्छा है। आपकी बेटी वहाँ पर खुश रहेगी माया जी। ये सुनकर माया खुश हो जाती है, जिसके बाद दोनों परिवार में रिश्ते की बात हो जाती है और कुछ ही दिनों में कीर्ति अपनी माँ को छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ जाकर वो घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखती है, जिसके चलते उसका पति और उसकी सास उससे बहुत प्यार करती हैं। एक दिन कीर्ति बहुत मायूस होती है, जिसके चलते उसकी सास अलका उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, जब से तू इस घर में आई है मैं तुझे देख रही हूँ, तो कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं होती। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में?
तू मुझे अपनी माँ समझ के बता सकती है? ये सुनते ही कीर्ति की आंखों में आंसू होते हैं और वो रोते हुए अपनी सास को गले लगा लेती है। माँ जी, मैं अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं एसडीएम बनूं, लेकिन हमारी गरीबी ने हमारा साथ नहीं दिया। देख बहू, तू भी जानती है हम लोग ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन मेरा बेटा ऋषभ बहुत अच्छा है। वो नौकरी करके इस घर को अच्छे से चला रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है वो तुम्हें सपोर्ट जरूर करेगा। मैं खुद उससे बात करूंगी। अलका की बात सुनकर कीर्ति बहुत खुश होती है, जिसके बाद अलका वहां से चली जाती है और अपने बेटे से कीर्ति के आगे की पढ़ाई के लिए बात कर लेती है। कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। रवि घर के खर्चों को कम करके कीर्ति की आगे की पढ़ाई पर पैसा लगाना शुरू कर देता है। एक तरफ कीर्ति की मेहनत और दूसरी तरफ रवि की लगन से कीर्ति बहुत जल्दी एसडीएम की पोस्ट हासिल कर लेती है, जिससे फाइनली उसका सपना पूरा हो जाता है और वो ये खबर सबसे पहले अपनी माँ को बताने उनके पास जाती है। लेकिन उसी दिन उसकी माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। कितनी मुश्किल से मैंने अपना सपना पूरा किया, लेकिन माँ अपने सपना पूरा होते ही साथ छोड़ दिया। देखो माँ, आंखें खोलो, आपकी बेटी आज एसडीएम बन गई है। अपनी माँ के शव पर कीर्ति फूट फूट कर रोती है, जिसके बाद वो अपनी से बड़ी उम्र के पति के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देती है और उसके बाद वो अपनी नौकरी को अच्छे से संभालती है। एसडीएम की पोस्ट पर आने के बाद कीर्ति का तालमेल घर में बिगड़ने लगता है। कभी वो अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगती, तो कभी वो अपने पति को उसकी उम्र के ताने सुना देती। ये सब अलका को अच्छा नहीं लगता है। इसके चलते वो कीर्ति को बहुत समझाती भी है, लेकिन कीर्ति उसकी एक नहीं सुनती। बहू, जब से तुम्हें एसडीएम की पोस्ट मिली है, तुम्हारा बर्ताव घर में बदल गया है। अब तुम पहले वाली कीर्ति नहीं रही। ऐसा क्यों? अरे ओ बूढ़ी, अपनी औकात में रह। एक तो अपने अधेड़ उम्र के बेटे से मेरी शादी करवा दी, और अब जब उसकी मेरे तक पहुंचने की हैसियत नहीं रही तो मुझसे तुझे जलन हो रही है। आइंदा मुझसे कुछ भी बोलने से पहले ये याद कर लेना कि मैं एक एसडीएम हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपनी कार में बैठ जाती है और चली जाती है। ये सब अलका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही अब कीर्ति को बहुत घमंड हो जाता है। जैसे रात को लेट आना, आधी रात को कमरे से छत पर जाकर कॉल पर बात करना, ये सब अलका कई दिनों से नोटिस करती रही। एक दिन अलका अपने बेटे से कहती है, बेटा, तूने एक दिन कहा था कि तू मुझे तीर्थ यात्रा करवाएगा। चल बेटा, लगता है अब तो भगवान खुद मुझे अपने पास बुला रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपको तीर्थ यात्रा जरूर करवाऊंगा। अगले ही दिन अलका अपना सामान पैक कर लेती है और अपने बेटे के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही कीर्ति अपने बॉयफ्रेंड अविनाश को घर पर बुला लेती है। क्या मौका मिला है अविनाश हमें। लगता है भगवान भी हमें एक दूसरे से मिलाना चाहते हैं। तो देरी किस बात की है, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। कीर्ति और अविनाश कमरे में जाते हैं और दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं और कमरे में रोमांस करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी अलका अपने बेटे रवि के साथ कीर्ति को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अविनाश तो डर के मारे कमरे की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। कीर्ति अपनी सास और अपने पति को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती और उनसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, अब सब खत्म, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। वो तो अच्छा हुआ मेरी माँ ने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी, वरना पता नहीं कब तक मैं इस अंधेरे में रहता। माँ जी आप ही समझाइए एक बार इन्हें। क्या मैं एक मौके के लायक नहीं हूँ? मुझे मेरा एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी गलती को सुधारने के लिए। कीर्ति को अपनी गलती पर पछताते देख अलका को उस पर दया आ जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को समझाती है, जिसके चलते रवि मान जाता है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत अपनी पत्नी के साथ शुरू करता है। अब कीर्ति पहले की तरह लॉयल हो जाती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।